नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने के प्रकरण में एसएसपी देहरादून जांच करने को लेकर खुद एम्स ऋषिकेश पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां पर एसएसपी देहरादून ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्राथमिक जानकारी में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें दिखाई जा रही वीडियो इमरजेंसी वार्ड की न होकर के मरीजों के एडमिशन से पूर्व उनके रुकने के लिए बनाई गई वेटिंग गैलरी की मालूम हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि छेड़खानी के आरोपी अभियुक्त को उक्त परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर ने ही इमरजेंसी रास्ते का प्रयोग करने के संबंध में गाइड किया था। इस मामले को आपको बता दें कि डायरेक्टर एम्स और सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ प्रकरण के साथ संबंध में एसएसपी बैठक होनी है, जिसमें सभी तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऋषिकेश की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एम्स अस्पताल में एक घटना की जानकारी सामने आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो वायरल होने के बाद से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक गैलरी का मामला बताया जा रहा है और अब जो है अस्पताल में पुलिस प्रशासन पहुंच करके खुद इस मामले की जांच कर रही है। और रुड़की के हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बना पुल लगभग 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे लेकर के आपको बता दें कि दिल्ली से पहुंची टीम ने निरीक्षण करने के बाद से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के प्रयासों से सोलानी पुल से पहले आदर्श नगर में होते हुए एक कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसे लेकर के आपको बता दें कि आवाजाही के लिए शुरू अब उसे कर दिया गया है। वहीं इस काम से जो है राजनीति शुरू हो गई है और इसी को लेकर के विपक्ष की तरफ से कच्ची सड़क निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। आपके माध्यम से ही ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल तो ये आवाज उठाई गई थी। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? फिर उधर से जाएंगे लोग। दरअसल ये तो हमारे स्थानीय जो सांसद रहे या वर्तमान में जो लड़ रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है, उनकी लापरवाही है। और बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तड़के से ही मां गंगा का जो है शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार में आए हैं। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है और घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का हर की पौड़ी पर हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने पर गंगा स्नान करने का सिलसिला निरंतर जारी रहा। वहीं प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित कर अधिकारियों की तैनाती की। आप देख सकते हैं इसे 7 जोन में बांटा गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु जो है पहुंच करके गंगा स्नान करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं का एक तरीके से जनसैलाब। बुद्ध पूर्णिमा का स्नान का अपना महात्म्य है, इसीलिए इस दिन देश भर के श्रद्धालु यहाँ आके स्नान करते हैं। तो इसी की व्यवस्था के तहत हम लोगों के द्वारा कल ही सारे जो जोन हैं 7 जोन में बांटा और 19 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ताकि जो भी पार्किंग है, स्नान घाट है, सब जगह हमारी ड्यूटियाँ लगी है और जो श्रद्धालु आएंगे वो समय से अपने नहा के और चले जाएंगे, ताकि घाट की व्यवस्था बनी रही है। आप देखे होंगे कि पौड़ी या हर की पैड़ी जो है
यहाँ हर कोई श्रद्धालु स्नान करना चाहता है। और ऑनलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाने वाली दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी लीजेंड इंडिया हॉलिडे का संचालन दिल्ली की जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया उसका संचालक। वहीं आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान चारधाम यात्रा पर हैदराबाद से आए 11 सदस्यीय दल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्जी मिला था। दल से पूछताछ के बाद दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर ट्रैवल एजेंसी संचालक की गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम गठित कर दी गई थी। तो देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने दिल्ली की जनकपुरी से एक ट्रैवल एजेंट को पकड़ा है। दरअसल ट्रैवल एजेंसी ने फर्जी तरीके से चारधाम यात्रा के लिए 11 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया था और बताया जा रहा है कि इसकी तारीखों में गड़बड़ी थी। जब श्रद्धालु मंदिर के लिए निकले तो रास्ते में जब चेकिंग हुई तो पता चला कि इनका जो पास है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो फर्जी तरीके से कराया गया है, जिसके बाद से पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट गई। और अब खबर देहरादून से है जहां डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में चारधाम यात्रा को लेकर के अधिकारियों की बैठक की है। वहीं इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और डीजीपी ने कहा कि मंदिर परिसर में लंबी लाइनें लगवाने के बजाय वहां पर टोकन देने की व्यवस्था लागू की जाए। आपको बता दें कि यातायात का दबाव बढ़ने पर यात्रियों के लिए चिन्हित किए गए होल्डिंग एरिया का सबसे पहले निरीक्षण कर लिया जाए। होल्डिंग एरिया जो है मुख्य कस्बों के पास हो और वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो। यह भी तय किया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन के लिए गैस सिस्टम तैयार किया जाए। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में आवागमन के लिए निर्धारित की जाने और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा को लेकर के प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया है। इस बार सरकारी कुप्रबंधन के चलते यात्रा के पहले पखवाड़े में ही ये शुभ अवसर समस्या में बदल गया है। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इधर यात्रा जो है कुप्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब कर रही है। गोदियाल ने कहा कि खुद उन्हें कई लोगों ने जगह जगह फंसे होने की सूचना दी है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया है। उन्होंने बताया है कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 26 मई के बाद से अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि चारधाम में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहां पर भी वो देखने को मिलेंगे।
और वन निगम के पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा था जो सरकार के राजस्व को तो लाखों का नुकसान पहुंचा रहा था, साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल वन विभाग वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दे दी गई थी और इसी परमिशन के आड़ में वन विभाग के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकेलिप्टस को बेचने का काम शुरू कर दिया। तभी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर तैयार हुए फिल्म टीम ने फिल्मी अंदाज लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई कर इसको अंजाम दिया। इस कार्रवाई को और कार्रवाई में लाखों की तादाद पर यूकेलिप्टस की गाड़ियां बरामद की गई। तो देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ों के अंधाधुंध कटाई हो रही है। दरअसल परमिशन मिलने के बावजूद जो अधिकारी है उन्होंने माफियाओं से संपर्क किया और चोरी छुपे जो है लाखों रुपए का राजस्व को नुकसान पहुंचा दिया और लगातार यूकेलिप्टस की कटाई के बाद से इन्हें अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था। हालांकि अब इस मामले में डीएफओ ने कार्रवाई भी कर दी है। सूचना मिलने पर पेड़ों को चोरी छुपे बेचने का मामला जब सामने आया तो डीएफओ ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की और वन विभाग के अफसर के इसमें शामिल होने की सूचना भी दी। ये कल शाम हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वन निगम की जो लॉट चल रही है, हमारा प्लॉट नंबर 50 और 49, उनका जो वहाँ से जो वन निगम में पाचन हो रहा और उसके बाद जो ढुलान कर रहे हैं ठेकेदार, वो लोग इसको माल चोरी करके जो है एक किसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो जो है बाहर बेच रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपना जो मुख्य तंत्र है उसको लेकर के अपने स्टाफ को इसकी ड्यूटी लगाई गई और जैसे ही वो माल वहाँ पे पहुँचा तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में उसकी गिनती कराई गई। तो ये लगभग 112 नग हैं वहाँ मौके पे मिले हैं, जिनको कि हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर के उसकी नपत करके और आगे की कार्रवाई उसमें जो की जा रही है। आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया है कि रुवेद खान करके कोई ईंट सप्लायर हैं, उनके पेरीफेरी में कुछ यूकेलिप्टस के गिलटे बरामद किए हैं, जिसमें मैंने त्वरित ही डीएलएम जो हमारे पूर्वी रामनगर है श्री राकेश कुमार जी, उनसे जानकारी ली है। तो उनका कहना है कि समस्त स्टाफ हमारा और वन विभाग का मौके पर ही है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जहां तक उनकी संख्या की बात है, विभिन्न साइजों के हैं, अभी कोई साइज के नाप तोल नहीं हुई है और मिश्रित साइज हैं और 111 नग हैं। तो उसमें जानकारी ली जा रही है कि वो वास्तव में वन निगम के या वन विभाग के हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के स्थलीय और हवाई निरीक्षण के लिए अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम धामी कल्याणिक डोल आश्रम भी पहुंचे और सीएम ने कहा कि इस साल आग से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन बारिश होने से राहत भी मिली है। आने वाले साल में जंगल की आग से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कल्याणिका ढोल आश्रम में श्री यंत्र पूजन, आचार्य पीठ का शुभारंभ और कन्या पूजन भी किया। अब वनाग्नि अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है और शुरुआत के दिनों में जरूर हमारे लिए बड़ा चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सब लोगों ने लग के उस पर काम किया है और भगवान इंद्रदेव ने भी हम पर कृपा करी है। आगे भविष्य में वनाग्नि न हो उसके लिए फायर लाइन हम बना रहे हैं और पूरे साल भर का जो प्लान होता है उस प्लान पर भी काम कर रहे हैं। 5 लोगों की मौतें हुई अल्मोड़ा। वन विभाग बिल्कुल लापरवाह नजर आया। उस पर काम चल रहा है क्योंकि पहले ही कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, आगे भी अभी काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए हम ठोस प्लान बना रहे हैं। और ऋषिकेश गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जो है यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिषद वो वहां पर पहुंचे। बस ऑपरेटर्स की नाराजगी को भी दूर करने के लिए उन्होंने बैठक ली।
चारों धामों में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने पर पटरी से उतरी व्यवस्था सुधारने के संकेत मिले हैं। इसलिए प्रशासन ऋषिकेश में रुके श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के तौर पर जल्दी ही यात्रा मार्ग पर रवाना करने के प्रयास में जुट गया है और इसी के साथ ही बस ऑपरेटर्स की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश प्रशासन ने की है। परेशानियों के मद्देनजर मैंने आज यहाँ पर निरीक्षण का प्रस्ताव रखा है। तो हालांकि छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि व्यस्तताओं की रहती है हमारी, फिर भी मैडम को जो हमारी प्रिंसिपल है उसको हमने बुलाया है, कुछ आवश्यक स्टाफ बुलाया है। तो ये जैसे मैं आपको बता दूँ, ये हमारे जनपद का सबसे बड़ा विद्यालय है। लगभग यहाँ पर इस समय 1700 बच्चियाँ हमारी कक्षा 1 से और 12 तक अध्ययनरत हैं। तो प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसी के संदर्भ में सर आए निरीक्षण करने, शीघ्र ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। नहीं, लैब में बिल्डिंग छूटी नहीं है सर, बिल्कुल बिल्डिंग नहीं, कमरे हमारे कोई भी छूटा नहीं है, कमरे ठीक अवस्था में है। पर ये पुरानी बिल्डिंग है, अपने घर में ही थोड़ा बहुत हो जाता है, ये तो पुरानी बिल्डिंग है सर, लेकिन यहाँ छूटे नहीं है। बारिश में पानी जरूर भर जाता है चूँकि बाहर के नाले से में है, तो उनके बारे में भी कुछ निर्णय करने के लिए और साथ ही साथ जो हमारे चार धाम यात्रा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं उनकी भी कुछ इश्यूज थे, उस पर आए थे वो, उनसे डिस्कशन हो गया है, काफ़ी अच्छे माहौल में डिस्कशन हो गया है। उनकी जो भी आशंकाएं थी उन पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है, सभी का समाधान करने के लिए उनको आश्वासन दे दिया गया है और एक ऑफिसर्स के भी हम लोग मीटिंग करके तय करेंगे कि हम लोग किस तरह से फ्यूचर में आगे इसको हमको बढ़ना है। और रायवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लोडर वाहन से 43 पेटी शराब और बियर अवैध रूप से परिवहन होते हुए पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने लोडर वाहन के ड्राइवर को शराब और बियर की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शराब और तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी कब्जे में ले लिया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है और प्रशिक्षु आईपीएस और रायवाला थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी। तो रायवाला से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर एक पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को यहां पर मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है आरोपियों पर शिकंजा कसने का काम किया है। और बीते दिनों उत्तरकाशी जिले के निजी स्कूल की वैन में आग लग गई थी, जिसके बाद से दून परिवहन विभाग अलर्ट हो गया। परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग की ओर से स्कूली वाहनों में ड्राइवर को फायर उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 100 के बैच में दी जाएगी। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि स्कूल बस और वैन में सुरक्षा के सभी उपकरण होने चाहिए। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से उपकरणों की जांच के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, यह ऑडिट अग्निशमन विभाग के सहयोग से होगा। अभी एक स्कूल वैन में आग लग गई थी। बच्चे तो उतर गए और किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन स्कूल वैन पूरी तरह से जल गया। अब इससे एग्जाम्पल लेते हुए, इससे सबक लेते हुए, क्योंकि भविष्य में भी ऐसे दुर्घटना न हो, हमारा प्रयास यही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट करवा रहे हैं स्कूल वैन और स्कूल बसों को, जिनमें बच्चे स्कूल जाते हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हम जो स्कूल वैन है और स्कूल बसेस हैं उनको फिजिकली चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर है लगा के नहीं, और उसमें फायर के और भी क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं। और पौड़ी जिले क्षेत्र के पोखरी गांव से मामला सामने आया है, जहां पर भालू के हमले से एक 20 साल के युवक के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल में प्राथमिक उपचार के बाद से जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर कर दिया गया।
वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पोखरी गांव से सटे जंगल में 20 साल के युवक हिमांशु बकरी चराने के लिए गया था और जहां पर युवक पर भालू ने हमला कर दिया। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शोर मचाने के बाद भी किसी तरह से युवक को भालू छोड़कर भाग गया। वहीं इस घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया और डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि घायल का अभी भी उपचार चल रहा है। बकरी चराने अपने ही नजदीक गाँव के ऊपर हम थोड़े साथ ही थे और थोड़े बैठे हुए थे तो ये रह गया वहाँ पे। मैं आगे चला गया कि हम भाग नहीं हो गया कुछ नहीं। कितनी देर में क्या कर दिया मेरे देखा मैं आया उसके सामने तो उसको ले गया नीचे उनके ले गया मैंने पत्थर रखा उनको मैं यहाँ छोड़ दिया। तो बहुत रहने से मेरे को तो मिला नहीं। फोन ऑन करे मैंने घर कि भाई यहाँ पे देखा जाए 2-4 पौड़ी रेंज नागदेव में एक 17 वर्षीय बालक जो बकरी चराने गया था उसके ऊपर भालू द्वारा हमला किया गया है, जिसमें वो जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको तुरंत जो है पौड़ी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी उसका उपचार जारी है। और बढ़ती गर्मी के चलते देहरादून के लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि विकास भवन में पानी की शिकायतों के लिए अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित है। इस बात को लेकर के देहरादून के सीडीओ झरना कमठान ने बताया कि गर्मी के चलते पेयजल से संबंधित लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिसका कंट्रोल रूम के जरिए सुगम तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और DICCC में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है और लगभग 75% शिकायतों का निस्तारण हो भी गया है। संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इसको काफी अच्छे से समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसको हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से, इसके अलावा जो सोशल मीडिया के माध्यम से DICCC में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका समयांतर्गत निस्तारण किया जा रहा है। और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें जो संबंधित जल निगम जल संस्थान का डिवीजन होता है उनको प्रेषित करते हैं। संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी, चाहे वो एक्सडीएम स्तर के हों, JEE स्तर के हों, वो मौके पे जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो हमारी लगभग जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी 75% शिकायतों का समाधान हो गया है। जो अवशेष है शीघ्र उनके भी निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी।
हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।